नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चित्र और उनसे संबंधित वाक्य दिखाने जा रही हूँ। इन्हें ध्यान से देखें। प्रथम चित्र में हम देख रहे हैं कि कोई बच्चा पत्र लिख रहा है, कुछ लिख रहा है। तो आओ उससे संबंधित वाक्य को भी पढ़ते हैं। मंजीत पत्र लिखता है। अगले चित्र में हम देख रहे हैं कि कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। तो उससे संबंधित वाक्य को पढ़ते हैं। तोते उड़ रहे हैं। इसके बाद अगले चित्र में हम देख रहे हैं कि कोई राजा वो घोड़े से नीचे गिरा हुआ है। तो इससे संबंधित वाक्य को भी पढ़ते हैं। राजा घोड़े से गिर पड़ा। तो इन वाक्यों को यदि हम गौर से देखें तो इन वाक्यों में लिखता है, उड़ रहे हैं तथा गिर पड़ा, इन शब्दों से किसी ना किसी कार्य के होने का हमें बोध हो रहा है। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम क्रिया की परिभाषा और क्रिया के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, जाना, गाना, हंसना, रोना, पढ़ना, खेलना इत्यादि। इसके बाद है धातु। क्रिया का जो मूल रूप है वही धातु है। वही क्या है? धातु है। जैसे पढ़, लिख, गा, सो, हंस, जा, देख इत्यादि। क्रिया के मूल धातु में यदि हम ना प्रत्यय जोड़ दें, क्या जोड़ दें? हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो क्रिया का सामान्य रूप हमारे सामने आएगा। जैसे पढ़ प्लस ना। पढ़ क्या है? यहाँ पर मूल रूप है क्रिया का और इसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या शब्द बन जाएगा? पढ़ना। इसी प्रकार लिख प्लस ना लिखना, गा प्लस ना गाना, सो प्लस ना सोना। ये शब्द हैं नए शब्द हमारे सामने बनते हैं। कैसे बने ये शब्द? धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़ने पर। तो ये है क्रिया का सामान्य रूप। आगे हम बात करेंगे क्रिया के भेदों के बारे में। तो क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जा सकते हैं। पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर, जिसे हम प्रयोगात्मक संरचना के आधार पर भी हम उसका नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया की अगर हम बात करें तो सकर्मक में स का अर्थ होता है साथ। कर्म यानी जिसके साथ कर्म लगा हो तो वो होगी सकर्मक क्रिया। आओ इसे उदाहरण सहित समझते हैं। मोहित गीत गाता है। इस वाक्य में गाता है क्रिया है। मोहित क्या है? यहाँ पर करता है। और मोहित क्या गाता है? गीत। क्या गाता है वो? गीत। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर गीत वो कर्म है। कर्म क्या है? आओ इसे समझें। वाक्य में कर्ता के अलावा जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस कर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता के ऊपर ना पड़कर कर्म के ऊपर पड़ता है। आओ इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है, रेखा पत्र लिखती है। यहाँ पर लिखती है क्रिया है। रेखा करता है, जो काम को कर रही है यानी सब्जेक्ट है।
तो यहाँ पर रेखा क्या लिख रही है? पत्र। पत्र शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। यहाँ पर काम का प्रभाव, लिखने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? पत्र के ऊपर, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसे हम कर्म कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर कर्म है, इसलिए यह स्कर्मक क्रिया है। स्कर्मक क्रिया का अन्य उदाहरण देखते हैं। धोबी कपड़े धो रहा है। इस वाक्य में धो रहा है क्रिया है, धोबी करता है जो कि काम को कर रहा है। अगर हम कहें कि धोबी क्या धो रहा है, तो उत्तर क्या मिलेगा? कपड़े। क्योंकि हमें क्या का उत्तर मिल रहा है, अर्थात यहाँ पर कर्म दिया हुआ है कपड़े, इसलिए यह स्कर्मक क्रिया का उदाहरण है। आगे हम देखेंगे कि स्कर्मक क्रिया जो है उसके भी दो भेद होते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। तो आओ इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें। तो सबसे पहले है एक कर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रकार की क्रिया में केवल एक ही कर्म होता है। तो जिस क्रिया में एक ही कर्म हो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखें, माता जी खाना बनाती हैं। तो यहाँ पर बनाती है, यह क्रिया है। माता जी करता है जो कि काम को कर रही हैं, और खाना जो है वो क्या है? यहाँ पर कर्म है। इस वाक्य में यदि हम क्या का आंसर देखें, क्या का उत्तर मालूम करें कि माता जी क्या बनाती हैं, तो उत्तर क्या आएगा? खाना। तो यहाँ पर कर्म दिया हुआ है और एक ही क्रिया हो रही है बनाने की, तो यह एक कर्मक क्रिया। आगे है द्विकर्मक क्रिया। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिस क्रिया में दो कर्म दिए हों, तो वो कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया। उदाहरण देखते हैं, माता जी बच्चे को खाना खिला रही हैं। तो यहाँ पर खिला रही हैं, ये क्या है? क्रिया है। क्या खिला रही हैं? खाना। कर्म दिया हुआ है। किसको खिला रही है? बच्चे को। तो यहाँ पर माता जी जो है वो करता है, कर्ता भी दिया हुआ हमें, और यहाँ पर हमारे पास इस वाक्य में दो कर्म दिए हुए हैं, एक बच्चे को और दूसरा है खाना। तो इसलिए इस वाक्य में जहाँ पर हमें दो कर्म मिले वो है द्विकर्मक क्रिया। आगे हम देखेंगे अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया, जिस प्रकार से मैंने सकर्मक क्रिया में बताया था कि सकर्मक क्रिया में कर्म साथ लगा हुआ होता है, लेकिन अकर्मक क्रिया को यदि हम तोड़ें तो क्या बनेगा? ये अ प्लस कर्मक, यानी कि कर्म के बिना। यहाँ पर अ का अर्थ क्या है? के बिना, या हम कह सकते नहीं कि जिस वाक्य में कर्म ना दिया गया हो वो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। इसका उदाहरण देखते हैं हम। रीमा नाच रही है। रीमा नाच रही है। इस वाक्य में नाच रही है क्रिया शब्द है। कौन नाच रहा है? रीमा। तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव सीधे रूप से कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, ना कि कर्म के ऊपर। इस वाक्य में कर्म नहीं दिया हुआ। हमें पता चल रहा है कि जो क्रिया जो है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है तो वह अकर्मक क्रिया होती है। तो ये थे क्रिया के रूप कर्म के आधार पर स्कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हम करेंगे रचना के आधार पर क्रिया के विभिन्न रूप। रचना के आधार पर या फिर प्रयोगात्मक संरचना के आधार पर क्रिया के मुख्यतः चार भेद होते हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, आगे है प्रेरणार्थक क्रिया और फिर नाम धातु क्रिया। आओ इन सभी की विस्तार से चर्चा। तो सबसे पहले है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग वाक्य में देखने को मिलता है।
तो आओ इसे उदाहरण से देखते हैं। मैंने पत्र लिखा, तो यहाँ पर लिखा क्या है? क्रिया है। यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है, अतः यह सामान्य क्रिया है। आगे हम देखेंगे संयुक्त क्रिया। जिस वाक्य में एक के स्थान पर दो या दो से भी अधिक क्रियापदों का प्रयोग संयुक्त रूप से होता है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। आओ इसका उदाहरण देखें। माली पौधों को पानी दे चुका है। तो इस वाक्य को यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर दे क्या है? क्रिया है, और चुका है यह भी एक क्रिया है। दे यदि मुख्य क्रिया है तो चुका है उसकी सहायक क्रिया है। तो यहाँ पर इस वाक्य में दो क्रियापदों का प्रयोग संयुक्त रूप से हुआ है, इसलिए यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। आओ एक और उदाहरण देखते हैं। मैंने पत्र पढ़ लिया है। लिया है यह भी एक सहायक क्रिया है, और पढ़ जो है यहाँ पर मुख्य क्रिया का काम कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर दो क्रियापदों का प्रयोग संयुक्त रूप से हुआ है, इसलिए यह वाक्य भी संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। रचना के आधार पर क्रिया का तीसरा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया को कर्ता यानी सब्जेक्ट स्वयं ना करके किसी दूसरे को करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्र से निबंध लिखवाया, तो यहाँ पर अध्यापक ने सिर्फ छात्र को निर्देश दिया है, उसे प्रेरित किया है निबंध लिखने के लिए। यहाँ पर वास्तव में देखा जाए तो काम कौन कर रहा है? छात्र कर रहा है, ना कि अध्यापक। अध्यापक तो केवल उसे प्रेरित कर रहा है। तो इस प्रकार की क्रिया जो है प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो आओ इनके बारे में विस्तार से जानें। पहले है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य में संलग्न होकर प्रेरणा देता है तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को झूला झुलाती है, तो यहाँ पर माँ जो कि कर्ता है वह स्वयं कार्य में संलग्न है, लेकिन बच्चा जो है वो क्या काम कर रहा है? झूला झूलने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार की क्रिया जो है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगी। आगे है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरणा देकर उससे कार्य करवाता है तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठेकेदार मजदूरों से मकान बनवाता है। यहाँ पर काम कौन कर रहा है? मजदूर। तो उनको प्रेरणा कौन दे रहा है काम करने के लिए? ठेकेदार। वास्तव में जो काम जो है मजदूरों के द्वारा किया जा रहा है, ना कि ठेकेदार के द्वारा। तो इस प्रकार की क्रिया जो है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगी। आओ इसका एक और उदाहरण देखें। माँ नौकरानी से घर का काम करवाती है। यहाँ पर माँ के द्वारा नौकरानी को काम करने के लिए प्रेरणा मिल रही है। तो यहाँ पर वास्तव में काम कौन कर रहा है? नौकरानी कर रही है। क्रिया कौन कर रहा है? नौकरानी। तो इस प्रकार की क्रिया को द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आगे हम रचना के आधार पर क्रिया का चौथा भेद नाम धातु क्रिया को हम करेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों में प्रत्यय के योग से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा शब्द लेते हैं। रंग। रंग क्या है?
संज्ञा शब्द है। अगर हम रंग में ना प्रत्यय जोड़ दें तो नया शब्द कौन सा बनेगा? रंगना। जैसे हम कहें कि उसके पिताजी रंगने का कार्य करते हैं, तो यहाँ पर रंगना जो है नाम धातु क्रिया है। अब हम नया शब्द लेंगे सर्वनाम से। जैसे अपना। अपना शब्द में ना प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बनेगा अपनाना। जैसे हमें अच्छी बातों को ही अपनाना चाहिए, तो यहाँ पर अपनाना शब्द जो है सर्वनाम अपना शब्द से ना प्रत्यय जोड़ने पर बना है, तो यह नाम धातु क्रिया है। अगला शब्द मैं ले रही हूँ विशेषण से। जैसे दोहरा। दोहरा में यदि हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो नया शब्द बनेगा दोहराना। जैसे छात्र कार्य को बार बार दोहराने का कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोहराना शब्द जो है नाम धातु क्रिया है। अगला शब्द हम लेंगे अनुकरण से खटखट, टिमटिम, टन-टन इत्यादि शब्द। खटखट शब्द से यदि हम ना प्रत्यय जोड़ दे तो कौन सा नया शब्द बन जाएगा? खटखटाना। जैसे दरवाजा खटखटाना बंद करो। तो इस प्रकार से अनुकरणवाच्य शब्दों से नाम धातु क्रियाओं का निर्माण होता है। आगे है कुछ प्रमुख अन्य क्रियाएं। कुछ अन्य प्रमुख क्रियाओं के अंतर्गत हम 4 प्रकार की क्रियाओं का वर्णन जो है करेंगे। सबसे पहले है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक, पूर्व मतलब पहले, कालिक मतलब समय के दौरान। मुख्य क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे मैं कहूँ कि राम दूध पीकर स्कूल गया। यहाँ पर अगर हम क्रिया को रेखांकित करें तो सबसे पहले क्रिया है पीकर, यानी कि पीने का कार्य करना। अगली क्रिया कौन सी है? गया। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया कौन सी हो रही है? स्कूल जाने की। राम स्कूल गया, लेकिन स्कूल जाने से पहले उसने कुछ और कार्य भी किया। कौन सा कार्य किया? दूध पीने का। एक क्रिया को करने से पहले होने वाली जो क्रिया जो है वो कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पर दूध पीना जो है वो कार्य जो है, जो क्रिया जो है वो पहले हो रही है। किससे पहले हो रही है? स्कूल जाने से पहले हो रही है। तो इसका अर्थ क्या है? ये कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। आगे हम देखेंगे कृदंत क्रिया। जो क्रियाएं शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय या शब्दांश के योग से बनाई जाती हैं उन्हें कृदंत क्रियाएं कहते हैं। जैसे लिख प्लस ना, लिखना। पढ़ प्लस कर, पढ़कर। खा प्लस ता, खाता। रो प्लस कर, रोकर। अगली क्रिया है आज्ञार्थक क्रिया। आदेश, प्रार्थना, अनुमति का बोध कराने वाली क्रिया को आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देखें कि किसी को आदेश देते हुए, जैसे बच्चों कहानी पढ़ो, दरवाजा खोलो। तो इस प्रकार की क्रियाओं में हम आदेश दे रहे हैं किसी को, तो ये क्रिया कौन सी है? आज्ञार्थक क्रिया है। आगे हम देखेंगे द्वित्व क्रिया। जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में 2 बार हो, जैसे हम कहें वह रोते रोते स्कूल की ओर चला गया, तो यहाँ पर रोते रोते शब्द जो है 2 बार आया है, तो इस प्रकार की क्रिया को द्वित्व क्रिया कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि क्रिया का यह टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।